नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 2026-27 के केंद्रीय बजट को गहराई से समझने वाले हैं। हमारे सामने वित्त मंत्री का पूरा भाषण है, पीआईबी की जो हाइलाइट्स हैं वो भी हैं और कई बड़े अखबारों के एनालिसिस भी हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या ऐलान हुए हैं, बल्कि ये समझना है कि इन घोषणाओं के पीछे की सोच क्या है और इसका हम पर आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल। वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत 3 कर्तव्यों से की थी। आर्थिक रफ्तार बनाए रखना, लोगों की उम्मीदें पूरी करना और सबका साथ सबका विकास। तो चलिए इसी चश्मे से पूरे बजट को देखते हैं। सही कहा। ये बजट एक तरह से विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला एक खाका है। बिल्कुल। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि महत्वाकांक्षा और समावेश के बीच ये संतुलन कैसे साधा गया है, खासकर तब जब पूरी दुनिया में एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है। तो फिर शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हर किसी की जेब पर असर डालती है, टैक्स। व्यक्तिगत आयकर स्लैब में तो इस साल कोई बदलाव नहीं है। हाँ, और शायद कई लोग इससे थोड़े निराश भी हुए होंगे। लेकिन जो पिछले साल नई टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए थे वो जारी रहेंगे और ये समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि नई व्यवस्था अब डिफॉल्ट है ना? बिल्कुल। और इसमें अगर किसी की सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो उसे व्यावहारिक रूप से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, ये कैसे काम करता है? देखिए, इसमें कई तरह की छूट काम करती हैं और अगर कोई वेतन भोगी है तो 75,000 रुपए की मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है। उसे मिलाकर ये सीमा 12.75 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो हुई इनकम टैक्स की बात। एक और बदलाव है जो विदेश यात्रा करने वालों पर असर डालेगा। TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में था। और यहाँ एक अच्छी खबर है। विदेश यात्रा पैकेज पर जो TCS पहले 20% और 5% था, जो बहुत ज्यादा था, हाँ बहुत ज्यादा था, उसे अब घटाकर सपाट 2% कर दिया गया है। और यही नहीं, पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी TCS दर 5% से घटाकर 2% कर दी है। तो ये उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। 20% TCS का मतलब था कि एक बहुत बड़ी रकम एडवांस में ही ब्लॉक हो जाती थी। लेकिन जहां आम आदमी को थोड़ी राहत है, वहीं शेयर बाजार के ट्रेडर्स के लिए एक झटका भी है। इसे कुछ लोग STT शॉक भी कह रहे हैं। हाँ, ये STT क्या है? STT का मतलब है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जब भी आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो एक छोटा सा टैक्स लगता है। अब वायदा कारोबार फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर यह टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ये तो दोगुने से भी ज्यादा हो गया। हाँ, और ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रीमियम पर लगने वाला STT 0.10% से बढ़कर 0.15% हो गया है। जो लोग दिन में कई ट्रेड करते हैं उनके लिए ये छोटी छोटी रकमें मिलकर एक बड़ा बोझ बन सकती हैं। और कॉर्पोरेट्स के लिए भी कुछ बदलाव हैं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स MAT की दर 15% से घटाकर 14% कर दी गई है और उसे अंतिम कर बना दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी घोषणा छिपी हुई है जिसपे शायद ज्यादा ध्यान नहीं गया। 1 अप्रैल 2026 से एक नया आयकर अधिनियम लागू होने वाला है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सरकार का कहना है कि नया कानून सरल होगा, फॉर्म आसान होंगे, मुकदमेबाजी कम होगी। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि सारे नियम, छूट, कटौतियां सब कुछ बदल सकता है। ये तो टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी अनिश्चितता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये एक बड़ी अनिश्चितता भी पैदा करता है। जब भी कोई नया कानून आता है तो एक ट्रांजिशन का समय होता है जहां भ्रम की स्थिति बनती है। हमें इंतजार करना होगा कि इसका ड्राफ्ट कैसा होता है। लेकिन हाँ, अगले 2 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए टैक्स से आगे बढ़कर उस क्षेत्र पर आते हैं जिस पर इस बजट में सबसे बड़ा दांव लगाया गया लगता है। बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 12.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी रकम है। और इस बड़ी रकम का सबसे आकर्षक हिस्सा रेलवे के खाते में गया है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। और इन्हें सिर्फ ट्रेनें नहीं बल्कि ग्रोथ कनेक्टर्स कहा गया है। बिल्कुल, विकास को जोड़ने वाले गलियारे। ये कॉरिडोर है मुंबई, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु और चेन्नई बेंगलुरु। 1 मिनट, ये तो एक तरह का दक्षिणी चतुर्भुज बन रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ शहरों को जोड़ना नहीं है, ये एक आर्थिक सुपर कॉरिडोर बना रहा है।
सोचिए, मुंबई का फाइनेंस, पुणे का ऑटोमोबाइल, हैदराबाद का आईटी और फार्मा और बेंगलुरु का टेक, ये सब एक हाई स्पीड नेटवर्क पर आ जाएगा। तो इससे लॉजिस्टिक्स की लागत और समय दोनों में कमी आएगी। नाटकीय रूप से कमी आएगी, जिससे भारतीय उत्पाद विश्व स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। लेकिन ये योजना थोड़ी ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं लगती? हमारे पास पहले से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं जो देरी से चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसकी आलोचना भी हो रही है। जमीन अधिग्रहण भारत में हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। और इन प्रोजेक्ट्स की लागत तो खरबों में होगी। हाँ, सरकार शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब पीपीपी मॉडल पे जाएगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। घोषणा करना एक बात है और इसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ ट्रेनें ही नहीं है, शहरों के विकास के लिए भी एक नई सोच दिख रही है। सिटी इकोनॉमिक रीजन या सीईआर बनाने की योजना, ये क्या है? यह एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाले दृष्टिकोण से अलग हटने की कोशिश है। अब तक हम स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं देखते थे। अब सरकार कह रही है कि हर शहर की अपनी एक खासियत होती है। कोई एजुकेशन हब है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र। तो हर शहर के लिए उसकी अपनी खासियत के आधार पर योजना बनेगी? हाँ, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए। और हर सीईएमआर को 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी प्रस्तावित है। तो एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन और दूसरी तरफ छोटे शहरों पर फोकस। क्या यही महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन हमें उद्योग और एमएसएमईज के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। बिल्कुल यही संतुलन वहां भी देखता है। एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्यम, उनके लिए एक 3 आयामी रणनीति पेश की गई है। 3 आयामी रणनीति सुनने में काफी व्यवस्थित लगता है। पहला आयाम क्या है? पहला है इक्विटी सहायता। छोटे उद्योगों को अक्सर कर्ज तो मिल जाता है, लेकिन इक्विटी मिलना मुश्किल होता है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है लिक्विडिटी, यानी हाथ में कैश बना रहे। इसके लिए TRDS नाम के एक प्लेटफॉर्म को और मजबूत किया जा रहा है। एक मिनट, TRDS, ये मैंने सुना है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इसे आसान भाषा में समझिए। अगर एक छोटे सप्लायर ने किसी बड़ी सरकारी कंपनी को माल बेचा है, तो उसे पैसे के लिए 90 दिन इंतजार नहीं करना है। वो अपना बिल इस TREDS प्लेटफॉर्म पर ले जाकर बैंक से तुरंत डिस्काउंट पर पैसा ले सकता है। अच्छा, तो इससे कैश फ्लो बना रहता है? बिल्कुल। और अब सरकार सभी सरकारी कंपनियों के लिए इसका इस्तेमाल अनिवार्य कर रही है। इक्विटी और लिक्विडिटी तो समझ में आता है, लेकिन ये तीसरा पहलू, अनुपालन सहायता, ये दिलचस्प है। हाँ, इसका मतलब है कंप्लायंस सपोर्ट। GST फाइल करना, कंपनी रजिस्टर करना, इन सब में बहुत कागजी कार्रवाई होती है। छोटे उद्यमी इसमें उलझ जाते हैं। तो उनकी मदद कौन करेगा? इसके लिए कॉर्पोरेट मित्र तैयार किए जाएंगे। ये सरकार द्वारा प्रमाणित पेशेवर होंगे जो छोटे शहरों में जाकर MSMEs को इन सब कामों में सस्ती और भरोसेमंद मदद देंगे। तो ये तो हुई छोटे उद्योगों की बात। बड़े उद्योगों के लिए क्या खास है? वहां भी बड़े दांव लगाए गए हैं, जैसे बायोफार्मा शक्ति योजना। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसका लक्ष्य भारत को बायोफार्मास्यूटिकल्स के निर्माण का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। और सेमीकंडक्टर, उस पे भी तो बड़ा फोकस है। हाँ, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन है। और एक बहुत ही रणनीतिक कदम है रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना। रेयर अर्थ, ये क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? रेयर अर्थ 17 खनिजों का एक समूह है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रक्षा उपकरणों तक हर आधुनिक तकनीक के लिए जरूरी है। और अभी इस पर चीन का एकाधिकार है ना? लगभग एकाधिकार है। भारत में केरल, तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों में ये खनिज पाए जाते हैं। तो वहाँ एक कॉरिडोर स्थापित करने का मतलब है कि भारत इस रणनीतिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव भी है। ये तो बहुत ही रणनीतिक सोच है। अब कृषि की बात करते हैं। यहाँ भी पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने पर जोर दिया जा रहा है। जी, यहाँ फोकस उच्च मूल्य वाली फसलों मतलब हाई वैल्यू क्रॉप्स पर है, जैसे नारियल, काजू, चंदन, कोको, अखरोट और बादाम। नारियल के लिए तो एक अलग योजना भी है। हाँ, नारियल संवर्धन योजना। भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन हमारे ज्यादातर पेड़ पुराने हो चुके हैं। चंदन की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारतीय चंदन की पुरानी साख वापस लाई जा सके। और तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत विस्तार नाम का एक AI टूल, ये क्या करेगा? ये एक बहुत ही आधुनिक पहल है।
ये हर किसान को उसकी जमीन, मिट्टी और मौसम के हिसाब से व्यक्तिगत सलाह देगा कि कौन सी फसल उगाएं, कितना बीज डालें, कब सिंचाई करें। वाह, ये तो खेती में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी और खेती का जोखिम कम होगा। और ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता के बाद अब शी मार्ट्स की बात हो रही है। ये क्या है? ये महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए मतलब समुदाय स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट होंगे। ये महिलाओं को सिर्फ कर्ज लेने से आगे बढ़ाकर बिजनेस का मालिक बनाने की एक पहल है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में क्या हो रहा है? मुझे मेडिकल टूरिज्म वाली घोषणा काफी दिलचस्प लगी। हाँ, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाने की योजना है। इसका मकसद भारत को इलाज के लिए एक वैश्विक डेस्टिनेशन बनाना है। ये हब सिर्फ अस्पताल नहीं होंगे, बल्कि पूरे कैंपस होंगे जहां इलाज, पढ़ाई और रिसर्च तीनों एक साथ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नया है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका आइडिया ये है कि प्रमुख औद्योगिक गलियारों के पास ऐसे अकादमिक क्षेत्र बनाए जाएं जहां कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और रिसर्च संस्थान एक साथ हो। इससे उद्योग और शिक्षा के बीच एक मजबूत रिश्ता बनेगा। और पर्यटन में तो एक जबरदस्त उछाल लाने की कोशिश दिख रही है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मशहूर जगहों तक सीमित नहीं है। ओडिशा और केरल में टर्टल ट्रेल्स और आंध्र तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जाएंगे। ये तो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसा हुआ। हाँ, ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बहुत ही खास तरीका है। चलिए, इन सब योजनाओं के बाद अब उन बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल बताते हैं। राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। 2026-27 के लिए इसका लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। सरकार का लक्ष्य इस घाटे को धीरे धीरे कम करना है। और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से कितना उधार ले रही है? सकल बाजार उधारी मतलब ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 17.2 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार खर्च करने की महत्वाकांक्षा और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट महत्वाकांक्षा से मतलब लवरेज है। हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर सेमीकंडक्टर मिशन तक, टियर 2 शहरों को नए ग्रोथ इंजन बनाने से लेकर भारत को मेडिकल हब बनाने तक। निश्चित रूप से ये एक ऐसा खाका है जो एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को गहराई देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य के लिए तैयार करना, कृषि में मूल्य जोड़ना और साथ ही सामाजिक क्षेत्रों पर भी ध्यान देना। इस सबके बीच सोचने वाली बात यह है, और वित्त मंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, कि एक अनिश्चित वैश्विक माहौल है जहां व्यापार और सप्लाई चेन बाधित है। ऐसे में ये जो महत्वाकांक्षी घरेलू एजेंडा है, ये इन बाहरी चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं वो किसी वैश्विक मंदी या किसी और भू राजनीतिक संकट की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।